हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन एकेडमी 2.0। तो आप सभी का फिर से मेरे एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, हमारा जियोमेट्री का टॉपिक चल रहा है और ये इसका पार्ट 2 है। और आज हम पढ़ेंगे लाइंस लाइंस एंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो लाइंस और एंगल्स का जो इंट्रो है मैं आपको फर्स्ट पार्ट में करवा चुका हूँ कि लाइंस किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं और लाइंस कितने टाइप की होती हैं, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे जाके मेरा पहला फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें बेसिक बातें हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो एंगल्स होते हैं वो मेनली देखो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, ये है राइट एंगल, ये है ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण, और स्ट्रेट एंगल यानी कि सीधा कोण या इसको रिजु कोण भी बोलते हैं, यह है रिफ्लेक्स एंगल, और यह है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो प्रॉपर 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आइए इनसे रिलेटेड हम कुछ सम देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सम है ये कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पूरक कोण क्या होता है? मैंने आपको बताया था पूरक कोण होता है जब दो कोणों का सम, यानी कि अगर मैं कहूँ ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, जब दो कोणों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कह रहा है कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। ठीक है, अगर मैं किसी एंगल को थीटा मान लूँ, ठीक है, तो उसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, इतना ही तो हो जाएगा। और ये कह रहा है 14 कम भी है, यानी कि और 14 कम है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ ये माइनस थीटा इधर चला जाएगा तो ये प्लस का थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा और ये थीटा आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और 90 में से 14 गए तो कितने बचते हैं? 76। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38। कि थीटा बराबर क्या आ गया? 38 डिग्री, है ना। ये कह रहा है कि एक कोटि पूरक कोण अपने अपने कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो भैया ठीक है, तो मैंने जो एक कोण था वो थीटा मान लिया, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण मुझे पता है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। और 14 कम भी है तो 14 और कम कर दिया। ये थीटा इधर साइड आ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 2 थीटा हो जाएंगे। और 90 में से 14 के तो कितने बचते हैं? 76 बचते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38 डिग्री। और यही हमसे पूछा था, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देखो मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। जैसे कि अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 है, ठीक है, और मुझे इसकी वैल्यू पूछे, यानी कि अगर मुझे इसका कोटि पूरक कोण यानी ये एंगल ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे? हम कर देंगे कि इसका अगर हम ये वाला देखो ये एंगल हम निकालेंगे तो हम कर देंगे कि 90 माइनस बीटा, हम यही तो कर देंगे। ठीक है, और ये 14 कम भी है तो ये किसकी वैल्यू आएगी? ये सी की तो वैल्यू देखो, ये सी की तो वैल्यू आएगी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसने कहा है कि दो एंगल्स हैं, ठीक है, एक मैंने थीटा मान लिया। अब ये कह रहा है इसका कोटि पूरक कोण जो क्या होगा? 90 माइनस थीटा, और 14 कम भी है तो 14 और कम कर दिया। यानी कि जब हम इसमें से इतना घटा देंगे ना तो ये वाला ही एंगल निकल आएगा। ठीक है ना। देखो ये वाला एंगल तो निकला, 90 माइनस थीटा तो निकला इसका संपूरक कोण। ठीक है, यहाँ तक तो ये इसका संपूरक कोण है। लेकिन जैसे ही इसमें से हम 14 कम कर देंगे, तो ये यही वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर जब मैं खाली अब वैल्यू रख के देखो, हमने 38 लिखा तो 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से 38 गए तो कितने आए? 56 आए। सॉरी, कितने आए? यहाँ पे आपके आ जाएंगे 52। ठीक है, 52 आया। ठीक है, अब ये देखो ये 38 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है ना। तभी तो ये उसका कोटि पूरक कौन होगा? इन दोनों का सम जभी तो 90 आएगा। या आप ऐसे कर लो, अगर आपको
सिंपल लगे तो हमें पता है भाई 90 तो दोनों का मान है ही, यानी कि अगर मैं 14 कम कर दूं तो 38 और 38 तो ये दोनों हैं ही। मेरा देखो, आप मेरी बात देखो, 90 में से 14 गए तो कितने बचे, 76 बचते हैं, यानी मैंने 76 कम कर दिए, 14 मैंने पहले ही कम कर दिया, 76, यानी कि 38 और 38 तो ये दोनों हैं ही, लेकिन एक 14 कम है तो मतलब दूसरा 14 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगर एक 52 है तो दूसरा 38 होगा। तो यही इस सवाल में से पूछा था। आप हर तरीका आजमा सकते हो, जैसे कि आप सबके देखो, हर तरीका हमारे ऊपर बेस्ड होता है, हमें जौन सा तरीका अच्छा लगे, यानी हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप जिसे चाहे उसे अपना सकते हो, बस आपके दिमाग में आना चाहिए, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो। देखो, रूल्स के हिसाब से मत जाओ, ये ना थोड़ा क्या बोलते हैं कि हमें थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग भी बनानी पड़ती है। जैसे कि हमें पता है कि दोनों कोनों का योग तो 90-90 है, 90 तो है ही, यानी कि दोनों जो हैं वो प्रॉपर 90 तो बनाएंगे ही बनाएंगे, यानी 90 तो है ही। अब इसने कहा है कि एक 14 कम है, तो मैंने 14 घटा दिया, तो मुझे पता चल गया कि दोनों 76 हैं, यानी कि दोनों 38 तो हैं ही, और एक 14 कम है, यानी कि एक 52 है। अगर एक 52 है दूसरा 38 है, और यानी कि अब ये कह रहा है कि अब इसने कहा था कि एक कोण जो है वो 14 डिग्री कम है, और वही कोण हमसे पूछा है, तो इनमें 14 डिग्री कौन सा कम है, ये वाला कम है, यानी कि यही आंसर है ना। तो बढ़ते हैं हम अगले सम की तरफ, जो ये है। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी कोण का संपूरक कोण उसके कोण से 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। ठीक है, यानी कि देखो ऐसे ही कर लिया, यानी थीटा हमने मान लिया, ये थीटा है, तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है भैया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये इस कोण के 4 गुने से, यानी कि अगर मैं इस कोण का 4 गुना कर दूं और इसमें 10 जोड़ दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि उस कोण के 4 गुने से, यानी इस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। ठीक है ना, तो इसका हमने 4 गुना कर दिया और इसमें इसकी वैल्यू हमने 10 और जोड़ दी है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 थीटा, ये माइनस का थीटा इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 थीटा, और 180 और 10 कितने होते हैं, 190। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बटे 190 बटे 5। तो इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, एक मिनट शायद कुछ रह गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी एक करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने सवाल अच्छे से पढ़ा नहीं। सवाल कह रहा था कि 4 गुने से ये 10 अधिक है, मतलब कि अगर एक कोण हमने थीटा मान लिया तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ये कोण है ना, ये वाला कोण, देखो ये वाला जो कोण है इसके 4 गुने से 10 अधिक है, यानी कि इसी के 4 गुने से 10 अधिक है, यानी कि अगर मैं इसके 4 गुने में 10 और जोड़ देता हूँ तो ये 180 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ये संपूरक कोण है ये इसी के 4 गुने से 10 अधिक है। ठीक है, ठीक है ना, तो अब ये थीटा इधर साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 5 थीटा, और ये कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 10, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 170 बटे 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा 34 डिग्री का। ठीक है ना, जो हमसे कौन पूछा था वो कितने का आ गया, 34 डिग्री का आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, देखो ये आंसर नहीं है कहीं आप खुश हो जाओ और टिक कर दो कि यही आंसर है। ये कह रहा है कि मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है, यानी कि इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और बताना है। ठीक है भाई, अगर हमें पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, अगर ये 34 है तो दूसरा 56 हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें पता है जो कोटि पूरक कोण जो होते हैं उनका सम 90 होता है। अगर 90 में से एक पार्ट अगर 34 है तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 56 का हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अगले सम की तरफ।
जो ये है कि कौन के का संपूरक कोण 12x + 4 डिग्री है। ठीक है, क्या कह रहा है कि और कोटि पूरक कोण 6x डिग्री है, तो हमें के का मान हमें बताना है। तो करिए इस सवाल को। पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद करें फिर आंसर देखें, यानी कि मेरा सॉल्यूशन देखें, पहले एक बार खुद ट्राई करें, क्योंकि खुद करने से ज़्यादा चीज़ अच्छी आती हैं। जैसे कि ये है, अब देखो कौन के का संपूरक कौन, देखो ये हमने के मान लिया, इसका संपूरक कौन क्या है, इसका संपूरक कौन है 12x + 4। ठीक है, और के का मान क्या है, के का जो कोटि पूरक कौन है वो क्या है 6x। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा इसको हम थोड़ी देर भूल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि मैं कहूँ अल्फ़ा + बीटा, इनका सम 90 होता है। ठीक है, एक सप्लीमेंट्री एंगल, इनका सम कितना होता है 190 होता है कि नहीं होता। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो आप कह दोगे कि इन दोनों का डिफरेंस तो 90 होगा, क्योंकि अल्फ़ा + बीटा 90 है, एक 180 है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इनका अंतर कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यानी कि हमेशा याद रखना एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें यूज़ होगा। कैसे कि इसने कहा है कि के का जो संपूरक कोण है वो 12x + 4 है। ठीक है, और के का जो कोटि पूरक कोण है वो कितना है वो 6x है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, आप कह दो कि इन दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 12x + 4 - 6x किसके बराबर है 90 डिग्री के, हैं कि नहीं है। और ऐसे ही देखो ये 12x प्लस के माइनस के तो दोनों घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 6x + 4 किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के, और 6x बराबर क्या आ जाएगा 90 - 4, तो 6x की वैल्यू क्या आ गई 86 डिग्री, है ना। तो बस हमें यही तो चाहिए थी। अब यहाँ पे देखो कि 6x जो है वो 86 डिग्री का है, तो 6x है कहीं, ये यहाँ पे है, यानी k का जो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना 6x कितने का 86 का है, तो k कितने का हो जाएगा फिर दोनों का सम तो 90 का होता है। देखो k का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 6x है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और 6x की हमें वैल्यू पता चल गई कितनी है 86 है, ठीक है ना। 6x की वैल्यू क्या है 86 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सिंपल बात है, हमें पता है भाई दोनों का जो सम है यानी kx + 6x वो कितना है वो 90 डिग्री है। अगर 6x 86 का है तो k कितने का हो जाएगा, आप 90 में से 86 घटा दोगे और कितने का आ जाएगा 4 डिग्री का आ जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 4 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, जो सॉरी डिफरेंस होता है वो कितने एंगल का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। और जब हमने यहाँ से निकाला तो x की 6x की वैल्यू आ गई 86। देखो हम x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6x हमारे पास प्रॉपर है, तो 6x 86 है, तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 86 का है तो दूसरे कितने का होगा, दूसरा 4 का होगा, जब तो दोनों का सम 90 होगा, जब भी सम दोनों का सम क्या होगा 90। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब सभी को सम समझ में आया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सम की तरफ, जो ये है कि x और y दो संपूरक कोण है, ठीक है भाई, x और y दो संपूरक कोण है। यदि कोण x का संपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है तब x/y हमें ज्ञात करना है।
ठीक है। तो इस सम को हम कैसे करेंगे, हम कह देंगे कि एक्स और वाई तो संपूरक कौन है, तो भैया ठीक है, तो एक्स वाई का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, सभी को पता है कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। अब ये कह रहा है जो कौन एक्स का जो संपूरक कौन है, यार एक्स का संपूरक कौन कौन है, एक्स का संपूरक कौन तो वाई है कि नहीं। वाई जो है अपने कोटि पूरक कोण का आधा है, यानी कि अगर x प्लस वाई का अगर मैं कोटि पूरक कोण निकालूँ तो ये 90 है। ठीक है ना, तो y का कोटि पूरक कोण क्या हो गया, x ही तो हो गया। और x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हम निकालेंगे 90 माइनस वाई, ऐसे ही तो निकालेंगे। ये यहाँ तक किसकी वैल्यू है, x की। ठीक है, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी y की। क्योंकि एक बार फिर से देखो कि x और y तो 90 हैं। ठीक है, अगर मैं y का कोटि पूरक कोण क्या है, x है। अगर मैं x निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, 90 माइनस वाई, ऐसे ही तो निकालूंगा। लेकिन ये कह रहा है कि y अपने कोटि पूरक कोण का आधा है, यानी अगर ये इसका कोटि पूरक कोण है और मैं इसको आधा कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये y के बराबर हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, y बराबर 90 माइनस वाई बटे 2 हो जाएगा। क्योंकि x का जो ये संपूरक कोण है y अपने कोटि पूरक कोण का आधा है, तो y का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस वाई, और आधा हमने कर दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x के संपूरक कोण के। और x का संपूरक कोण क्या है, y। और देखो ये भाग में है, इधर जाके गुना को हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3y। ठीक है, y में देखो है ना, और सॉरी ये हो जाएंगे 2y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस वाई के। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा, 3y का हो जाएगा। 3y बराबर कितने हो गए, 90, और y बराबर क्या हो गया, 90 बटे 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 30। अगर x का संपूरक कोण 30 डिग्री का है तो वो खुद कितने का होगा, 150 डिग्री का। जब भी तो दोनों 180 के बनाएंगे, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना, रेशो ज्ञात करना है। तो 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो 5:1 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 5:1। तो सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा सा सवालों को देखना है। ठीक है, कैसे क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, और कैसे हम अपनी अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ, जो है ये क्या कह रहा है कि कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब ये और कोण ए का संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का योग हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूँ, तो एक बार इस सवाल को आप खुद करें, फिर जो है सॉल्यूशन देखें, अपना आंसर मैच करें। ठीक है, जैसे कि अब देखो हम इस सवाल को करते हैं कि कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। देखो कोण ए का संपूरक कोण क्या हो जाएगा भाई, कोण ए का संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस ए, यही तो हो जाएगा। ठीक है, और उसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। ठीक है, 90 माइनस ए हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये जो इसका संपूरक कोण है इसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 अधिक है, यानी कि इसका अगर मैं दुगना कर दूं और 40 जोड़ दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 290 माइनस ए प्लस 40 किसके बराबर हो जाएगा, इसके संपूरक कोण के, जो क्या है 180 माइनस ए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ये मैंने कैसे किया है। जैसे कि इसने कहा है, स्टार्टिंग में इसने हमसे क्या कहा है कि
कौन ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। तो पहले हम कौन ए का संपूरक कोण निकालेंगे। तो हमें पता है कि कौन ए की वैल्यू के संपूरक कोण की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस ए, यही तो होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा प्लस ए की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है और हमें ए का संपूरक कोण यानी थीटा निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 180 माइनस ए ही तो करेंगे। तो ये वैल्यू किसकी है, कोण ए के संपूरक कोण की। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ये है यानी इसका जो संपूरक कोण है इसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। अगर थीटा प्लस ए का जो सम है वो 90 डिग्री है और थीटा की वैल्यू अगर ये है तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस ए, यही तो होगी। और इसके दुगने से भी 40 डिग्री अधिक है। तो ये पूरी डिग्री किसकी हो जाएगी, ये पूरी डिग्री यानी ये पूरी जो इक्वेशन है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि 290 माइनस ए प्लस में 40 किसके बराबर है, 180 माइनस ए के। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2a प्लस 40 बराबर में 180 माइनस ए। तो 180 तो ऐसे 180 कट जाएगा, है ना, और ये 2a इधर जा किस हो जाएंगे, प्लस के 2a। ठीक है, ये दोनों तो कट गए, है ना, और ये इधर चला गया तो इधर इसकी साइड से कट गया। तो यहाँ क्या बचा, देखो 2a में से a किए गए तो प्लस a, लेकिन किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है और ये 40 है ही। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री आ गई। यानी कि a की वैल्यू क्या है, वो है 40 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू 40 डिग्री है और हमसे पूछा क्या है, कौन ए के संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का योग पूछा है। तो देखो अगर कौन ए 40 है तो इसका कोटि संपूरक कोण कितने का हो जाएगा, 140 का। ठीक है ना, और ए अगर क्या है 40 है तो इसका सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का हो जाएगा, 50 का। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 190। तो भैया कौन ए के कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण का योग कितना हो गया, 190 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सम की तरफ, जो है ये कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है डी के, तो एक्स का संपूरक कोण हमें ज्ञात करना है। देखो पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं, मैं बता चुका हूँ क्या होती हैं, दो ऐसी रेखाएं जो होती तो एक दूसरे की समान दूरी पर हैं लेकिन कहीं भी मिलती नहीं हैं, जैसे कि रेल की पटरियाँ। इनको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ये मिलती कब हैं, जब इनमें हम एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा खींच देते हैं। और तिर्यक रेखा खींचते ही दोनों कितने कितने एंगल्स बनाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बनाती हैं। और ये कौन से एंगल किसके बराबर होते हैं, ये भी मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक होता है अल्टरनेट एंगल, एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना। चलो इस सवाल को देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो चित्र बनाया हुआ है, पर हम चित्र बना लेते हैं कि ये और ये। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो ए बी सी डी और ई। ये जो एंगल है वो 4x का है, ये जो एंगल है वो 5x का है, ये छोटू एंगल 3x का है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है यानी। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले ना एंगल्स के सारे एंगल्स के बीच में रिलेशन बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो इन दोनों का तो रिलेशन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो हम कुछ ऐसा देख करेंगे जिससे हम रिलेशन बना पाए। तो हम जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक और इसमें समांतर रेखा ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक समांतर रेखा जोड़ दी। ठीक है,
मैंने क्या काम किया, यहाँ पर जो है वो एक समांतर रेखा और जोड़ दी। ठीक है, इसने क्या काम किया, जो सी का जो ये एंगल है ना 5x, इसको अब दो हिस्से में बांट दिया, 5x को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि बरा देखो, अगर यहाँ पर ये अगर लिखा होता कि ये एंगल बाई सेक्टर है, अगर मेंशन होता कि एंगल बाई सेक्टर है, तब तो ये प्रॉपर दो भागों में बांटता है एंगल को। एंगल बाई सेक्टर का मतलब क्या होता है, कौन समद्विभाजक, यानी कि कौन को दो समान भागों में बांटने वाला। लेकिन ये तो हमने खुद बनाया है, इससे तो हम ये कह नहीं सकते कि इसने 5x को इक्वल हिस्से में बांटा है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे, इसका पता हम ऐसे लगाएंगे कि देखो ये एंगल 3x का है, और दो समांतर रेखाओं के बीच में जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी अगर ये वाला एंगल 3x है तो ये वाला एंगल 3x का हो जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये 3x का है तो ये भी 3x का हो जाएगा। अगर 5x में से एक हिस्सा 3x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे 4x था ही। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए इंटीरियर एंगल्स नहीं हो गए, ये दोनों हो गए कि नहीं हो गए। और फर्स्ट पार्ट में बताया था कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नहीं बताया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 6x किसके बराबर है, 180 के। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 180 बटे 6 के, यानी कितने के बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के। और हमसे पूछा है x का संपूरक कोण, यानी कि अगर x का x, यानी कि किसी का संपूरक कोण, अगर कोई एंगल 30 का है तो उसका संपूरक कोण कितने का हो जाएगा, 150 डिग्री का। वो क्यों, क्योंकि दो संपूरक कोण मिलकर कितने का कोण बनाते हैं, 180 का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मैंने क्या काम किया कि ये जो एंगल्स थे थोड़े बिखरे हुए थे, तो मैंने क्या काम किया, इन दो एंगल्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। रिलेशन क्रिएट होते ही ये तीन समांतर रेखाएं हो गई। इसको हम कोई भी सुंदर सा नाम दे देंगे, हमने ई नाम दे दिया, सॉरी ई तो है, हमने क्या नाम दे दिया, एफ हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि ए बी पैरेलल है एफ सी के, और एफ सी पैरेलल है डी ई के। अब मुझे पता है कि अगर ये 3x का है तो इसका अल्टरनेट एंगल भी सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 5x दो हिस्सों में बट गया, एक एंगल 3x का हो गया, एक एंगल 2x का हो गया। अब मुझे पता चल गया कि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए दो आंतरिक कोण हो गए, यानी कि इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स का सम कितने का होता है, 180 डिग्री का। यानी कि 6x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 30 डिग्री। और हमसे पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इन दोनों का संपूरक कोण बताओ। तो संपूरक कोण कितने का हो गया, 150 डिग्री का, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको देखो, हमें सबका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सम की तरफ, जो ये है कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले जैसा ही सवाल है, इसमें भी थोड़े एंगल्स बिखरे हुए हैं, हम इनको भी समेटेंगे। कैसे समेटेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखो दो पैरेलल लाइंस, ठीक है भैया, दो पैरेलल लाइंस हो गई, इनके बीच में ये चौंच बना दी। ठीक है, ये सी डी है, ये ए बी है। नाम की सी डी गाने तो कोई बजाती ही नहीं है, हमारी बजाएगी। देखो ये एंगल कितने का है, ये 110 डिग्री का है। ये चौंच का एंगल कितने का है, ये 2x + 15 का है कि नहीं है। और ये वाला छोटू एंगल कितने का है, 35 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो यहाँ को रिलेशन बन नहीं रहा है, तो मैंने क्या काम किया, इस 2x को थोड़ी देर यहाँ से मिटा के हम यहाँ लिख लेते हैं।
2x प्लस 15। ठीक है, मैंने इस वाले एंगल को भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया और एक m और n की एक और पैरेलल लाइन खींच दी, जो किस किस के पैरेलल है, जो CD के पैरेलल है और AB के पैरेलल है। ठीक है भैया, अब देखो, अब यहाँ पे फिर से भाई अब मुझे पता चल गया, दो तो बन गए इंटीरियर एंगल और दो बन गए अल्टरनेट। वो कैसे? अगर ये 35 का है तो ये भी 35 का होगा। और भैया मुझे पता है कि M1 और CD के बीच में दो पैरेलल एंगल्स है, यानी आंतरिक इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, M और ये वाला, देखो ये एंगल, ये छोटू एंगल और ये जनाब छोटू एंगल, इन दोनों का सम अब कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ऑब्वियसली बात है ना कि दोनों का सम कितने का हो जाएगा? ये 180 डिग्री का। अगर ये 110 का है तो ये 70 का हो जाएगा, जब तो दोनों का सम 180 होगा। तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, इस पूरे एंगल का मान निकल आया, तो पूरा एंगल ये हो जाएगा अब 105 डिग्री का। 70 और 35 कितने होते हैं? 105, यानी कि 2x प्लस 15 डिग्री कितने के बराबर हो गए? 105 डिग्री के। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से हम इसको काट देंगे, 45 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 45 डिग्री निकल के आ गई, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार खुद करें, तब भी नहीं आए तो खुद फिर करें, और तब भी ना आए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखें। खुद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक 2-3 बार खुद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको देखो याद तो हो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सम की तरफ, जो ये है। अब इसको देखो, बड़ा सुंदर और प्यारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में PQ पैरेलल है ST के। ठीक है, और PQR की जो वैल्यू वो 110 डिग्री है और एंगल RST की वैल्यू 130 डिग्री है। तो QRS यानी इस वाले की वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, अच्छा सा एक, जैसा भी हम पे आता है, एक जो इसमें फिगर दे रखा है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है भैया, ड्रॉ करते हैं। ऐसा ही है कुछ, हाँ ऐसा ही है। तो PQ और ST और R, ठीक है, इनके नाम हो गए। ये जनाब 110 डिग्री के हैं और इनको हम 130 डिग्री का कह देंगे। ठीक है, अब इसने और क्या दे रखा है, हमें R बताना है। अब देखो, अब इसने ये एंगल्स भी बिखेर रखे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, इन एंगल्स को समेटेंगे। ठीक है भैया, तो इनको समेटते हैं। इनको समेटने के लिए मैंने यहाँ पर एक एंगल बना दिया जिसको मैंने QM नाम दे दिया। ठीक है, QM। अब यहाँ पे देखो, आपको कुछ रिलेशन बना दिखाई दे रहा है। अब देखो ये दोनों, इन तीनों, ये देखो ये लाइन अब इन दोनों के पैरेलल हो गई। ठीक है, अगर ये एंगल 130 का है, ठीक है, कि ये एंगल एक, यहाँ पे देखो इस लाइन को हम थोड़ा सा, देखो एक बस थोड़ा और ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, जो आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो ऐसा ही है ना कुछ। ये ड्रॉ करना भी ना अपने आप में एक टफ काम है। देखो अब क्या है, इनका सुंदर सा नाम है PQ ST और R। ये एंगल जो है वो 130 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल जो है वो 110 डिग्री का है। हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या काम किया, रिलेशन बनाने की पैरेलल लाइन खींच दी पूरी, जो इसके पूरे पैरेलल जाती है। हमने इस पैरेलल लाइन को थोड़ा और बढ़ा दिया, तो ये थोड़ी और इसके पैरेलल चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल 130 का, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल। देखो ये भी लाइन के नीचे है, ये भी इस लाइन के नीचे है, तो ये 130 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, वे कोण जो एक स्थान पर होते हैं, यानी एक जैसे स्थान पर होते हैं, यानी सेम प्लेस पर होते हैं,
और वो एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अगर ये 130 का है तो ये भी 130 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितने का एंगल है, 110 का, और ये देखो ये एक पूरी रेखा बना हुआ कंप्लीट एंगल है कि नहीं है। अगर ये 110 है यानी इसका एक्सटीरियर 110 का है, तो ये इधर साइड कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ये कितने का कोण बनाएंगे। देखो एक रेखा पर बना हुआ कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है कि नहीं होता। अगर ये 110 का है तो ये 70 का हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको एम नाम दे दूँ तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल क्यू आर एम, और इसका एक्सटीरियर कितने का है, 130 का। अगर इसका एक्सटीरियर 130 का है और और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यानी दो अपोजिट एंगल्स का सम। अपोजिट एंगल यानी क्यू और आर। अगर क्यू अगर 70 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 130 में 70 घटा देंगे, 60 का हो जाएगा। तभी तो ये दोनों मिलकर एक्सटीरियर एंगल यानी 130 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना। तो एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम। त्रिभुज के आंतरिक यानी कि एक आंतरिक विपरीत कोणों का जो योग होता है वही क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण होता है। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, आर की 60 डिग्री की वैल्यू आ गई, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है ये कि दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल है आर एस के और एंगल क्यू एस का मान हमें निकालना है। ठीक है, देखो ये एंगल्स हमने बनाया, ठीक है, ये एंगल बन गया। ठीक है, और ये क्या है, ये P है, ये Q है, ये O है, और ये क्या है S, और ये है R। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और ये छोटू एंगल 120 डिग्री का है। ये जो एंगल है देखो यहाँ पे ये एंगल है, ये कितने का, ये 135 डिग्री का है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे इसकी ओ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया, यानी ओ की वैल्यू यानी क्यू ओ एस, यानी ओ की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, तो थोड़े देर से एस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम पहले से ही अपना जो हम करते हैं कि इनमें कोई ना कोई हम रिलेशन बनाएंगे, तो मैं एक जो पैरेलल लाइन है वो यहाँ पे खींच देता हूँ। देखो ये एक पैरेलल लाइन खींच गई जो पी क्यू और आर एस के पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने, देखो ये एंगल अगर 120 का है तो ये एंगल भी 120 का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो क्योंकि क्या है, देखो ये भी लाइन के नीचे है, ये भी एक पैरेलल लाइन के नीचे है, ये भी पैरेलल लाइन के नीचे है, यानी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये एंगल कितने का हो जाएगा, 120 का, और इनका एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 135 का, यानी कि, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था कि दो अपोजिट एंगल्स का सम, यानी कि ये 120 का है तो ये 15 का होगा, तो ओ जब तो ये दोनों मिलकर 135 बनाएंगे, यानी कि ओ एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री, यानी ओ एंगल कितने का हो गया, 15 डिग्री का हो गया। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले सम की तरफ, जो ये है, ये कह रहा है कि यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा का मान हमें बताना है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये यहाँ पे एंगल
ओ है, यहाँ पे ये गामा, ये अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। तो हम इन सब का हमें क्या बताना है, हमें अल्फ़ा बीटा और गामा का सम बताना है। ठीक है, तो हम पहले की तरह क्या करेंगे, इनके बीच हम एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच ली जो इस वाले एंगल को काट रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये अगर एंगल बी है, देखो देखो अब जो ये एंगल बीटा हो गया और ये वाला एंगल है, एंगल बीटा और ये वाला एंगल, ये छोटू एंगल और ये बीटा एंगल क्या हो गए, दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए इंटीरियर एंगल्स हो गए ना आंतरिक कोण। यानी कि बीटा और इन दोनों का सम कितना होगा, इस छोटू एंगल का और बीटा एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि दो आंतरिक कोण है। यानी कि ये वाला एंगल कितने हो जाएगा, 180 माइनस बीटा, इतना तो हो जाएगा भाई। अगर ये इसको हम कुछ भी नाम दे दें, अगर इसको हम टी नाम दे दें तो बीटा प्लस टी कितने के हो जाएंगे, 180 के हो जाएंगे। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस बीटा, यही तो हो जाएगी, है ना। ऐसे ही अब देखो, एंगल अल्फा और ये छोटू एंगल, ये दोनों भी समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए आंतरिक कोण हो गए। यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे कि इन दोनों की वैल्यू भी 180 हो जाएगी। यानी इस छोटे एंगल का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, यही तो हो जाएगा। और देखो, ये जो कंप्लीट एंगल है ये किसका अपोजिट है, एंगल गामा का। यानी कि और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अल्फा यानी कि 180 माइनस अल्फा प्लस में 180 माइनस बीटा किसके बराबर हो गए, गामा के बराबर हो गए। अब देखो यहाँ पे 180 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो गया, गामा के बराबर हो गया। अब देखो ये दोनों यहाँ प्लस माइनस के, इधर जा किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 360 किसके बराबर आ गया, गामा बीटा और अल्फ़ा के, या फिर आप कह सकते हो अल्फ़ा बीटा गामा का योग किसके बराबर है, 360 डिग्री के, है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि दो इंटीरियर एंगल्स के जोड़ दिए, मतलब कि एक समांतर रेखा खींच दी जिसने यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल्स बना दिए, यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल्स बना दिए, है ना। तो हम इन और यही दोनों, अगर यही दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर है, इस पूरे एंगल के बराबर है, और ये पूरा एंगल किसके बराबर है, गामा के बराबर है। तो बस हमने इन सब की वैल्यू इक्वल रख दिए और हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकल के आया, 360 डिग्री निकल के आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सम समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ, जो है ये कि दिए गए चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है तथा पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ठीक है भैया, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, और भुजा क्यू आर सी एंगल पी ओ सी का कोण समद्विभाजक है। यदि आर सी बराबर 15 सेंटीमीटर है तब भुजा क्यू सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम पहले अपने एक ट्रायंगल बना लेंगे। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पर ये कुछ ऐसे भी है। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये पी है, ये क्यू है। अब देखो इसने क्या किया है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है ना। अब देखो, और जो एंगल बी क्यू जो एंगल क्यू आर है, यानी ये वाला एंगल, ये पी क्यू सी का क्या है, समद्विभाजक, यानी इसका इस वाले एंगल का समद्विभाजक है। यानी अगर ये क्या कर रहा है, कौन समद्विभाजक क्या होता है, जो एंगल्स को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। अगर इस वाले एंगल की मैं बात करूं, अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। और हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? हमें आर सी की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है। और मुझे पता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों, दो कोण सेम हो, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। कौन सा एंगल होता है? आइसोसेलस या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दोनों भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। अगर ये वाला एंगल अल्फा है और इसका मान 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या बन रहे हैं? दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर आर सी 15 का है तो आर सी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू सी के। अगर ये 15 है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। ये दोनों कौन क्या हैं? बराबर हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा। अगर इसका मान 15 है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है ना। आर आर सी और क्यू। ठीक है। अगर आर सी 15 है तो क्यू सी भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ, जो है ये। देखो, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको ना कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना। जिसका नाम है कैंची कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? कैंची कॉन्सेप्ट। देखो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इससे बहुत सवाल एग्जाम्स में आते हैं और बहुत आसान होते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। देख क्या, देखो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया और इनको मैंने यहाँ पे जो है वो मिला दिया। ठीक है। इनको मैंने क्या काम किया? यहाँ पे जो है वो मिला दिया, है ना। अब देखो, ये वाला एंगल ए है। ठीक है। ये देखो ए बी, और ये क्या है? ये है डी, और ये है बी, और ये है सी। ठीक है। ये क्या है? ए बी सी डी। ठीक है ना। अब मेरे पास ध्यान से देखो, अगर ये इसको हम एक एक्सटीरियर एंगल मान लें, यानी कि इसको अगर हम ई नाम दे दें। ठीक है। ई क्या है? इसका एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका मान क्या होगा? यानी इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल्स का मान क्या होगा? आप कह दोगे कि इसका मान होगा कि अगर ये जो है, अगर ये बी है और ये एफ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस एफ। तो सिंपल आप कह दोगे कि ई एंगल का मान क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस एफ। कैसे होगा? मैं बताता हूँ, देखो कैसे होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या ट्रायंगल बनेगा? बी सी, और यहाँ पे मैं एम नाम दे दूँ। ठीक है। अगर मैं आपसे एम की वैल्यू पूछूं, यानी इसकी वैल्यू पूछूं इस वाले एंगल की, तो आप कह दोगे कि ये ए बी, जो ए बी एम का जो यहाँ पे ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? आप कह दोगे भैया ये इसका, ये यहाँ पे जो है इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? आमने सामने भुजाओं का सम, यानी ए प्लस बी, यानी कि आमने सामने वाली एंगल्स का सम, यानी कि ये एंगल कितने को हो जाएगा? ए प्लस बी। और जो ई है, जो ये जो ई है, यानी ये वाला एंगल, ये जो वाला एंगल है, ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर है कि नहीं है? और इसका, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? आमने सामने वाली भुजाओं का सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस एफ का सम, है ना। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं फिर आपको फिर बता देता हूँ ये कॉन्सेप्ट कि यह आखिर है क्या। ध्यान से देखिए,
ये कुछ कैंची जैसा बन रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, कैंची कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप फिर से देखिए कैंची कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इस तरह का एक फिगर ड्रॉ किया है जो बिल्कुल कैंची की तरह है, और हमसे हमेशा ना इसका वैल्यू पूछेगा, इस वाले की, यानी इसके इस एंगल की। तो मैंने कहा था इस एंगल को की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी, ये हो जाएगा। देखो क्यों होगा, मैंने यहाँ पे इस एंगल को थोड़ी देर हटा दिया और इसको मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचकर ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, अब ये वाली जो है वो दो एंगल्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को ई नाम देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंगल में ई बनाता हूँ और मैं इसका इस एंगल की पूछूँ, यानी ई एंगल की पूछूँ, तो आप कह दोगे कि ये त्रिभुज ए बी ई का एक्सटीरियर है ना, और इसका सम क्या हो जाएगा, आमने सामने वाली भुज, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगी इस एंगल की, आमने सामने भुजाओं वाले एंगल्स का सम, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, आमने सामने, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आमने सामने भुजाओं वाले आमने सामने एंगल्स का सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी। इसकी वैल्यू क्या आ गई, सी बराबर ए प्लस बी प्लस डी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं, अब हम इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया है, अब इस सवाल को देखो। देखो इस सवाल में क्या कहा गया है, देखो इस इसमें कहा गया है कि ये एक फिगर बनाया हुआ है। देखो ये ना, हम इसको ना क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं, यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, एक दो तीन और चार, तो ये क्या है, एक तरह का चतुर्भुज है। ठीक है ना, और चतुर्भुज के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि देखो हमें एक्स का मान बताना है। मैंने यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ किया, तो इस वाले एंगल को मैं ई नाम देता हूँ, तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस शीर्ष को मैंने ई नाम दिया, तो इस शीर्ष के इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कह दोगे कि ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस सी। ठीक है, और मैं बात करूं बी एंगल की, तो बी की वैल्यू आप कह दोगे कि ए प्लस सी प्लस एक्स, यही तो हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, हमें एक्स निकालना है। अगर मैं एक्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, बी माइनस ए, और इधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा सी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस ए माइनस सी, यानी कि ए जो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, है ना। कि देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इन दोनों को इधर साइड भेज दूंगा, तो ये दोनों इधर साइड होकर बी में से घटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैंची कॉन्सेप्ट और ये सवाल भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ, जो है ये है ये। अब यहाँ पे देखो, इस सवाल को करो, इतना मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जो आपको अच्छे से समझा सकूँ। इतना आप इस सवाल को खुद ट्राई करो, देखो किस किस का निकलता है। इसमें हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, देखो तो निकाला किसी ने, चलो मैं निकालता हूँ। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे ही अगर इसने ऐसे क्वालिटी ड्रॉ कर रखा है, लेकिन हमसे ने इसकी वैल्यू पूछी है, ये इसका बाइसेक्टर है। ठीक है ना, यानी ये बीटा बीटा कर रहा है, यानी ये दोनों का बाइसेक्ट, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ी देर ना आप इसको भूल जाओ, इस वाले को, और खाली इस वाले पे फोकस करो, बड़े वाले पे, इस वाले पे आप फोकस करो, इस वाले पे आप फोकस करो। ठीक है ना, जो इसका ये बड़ा वाला है। ठीक है,
तो इस वाले को आप कैसे कह दोगे? देखो सिंपल से अगर मैं एक बात कहूँ ना, तो इस एंगल का जो इस एंगल को हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं 110 प्लस 40/2, यानी कि 150/2 यानी 75 डिग्री, अगर डायरेक्ट करना चाहो। ये इसका डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, सी। लेकिन क्यों होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ना इसको देखो कि देखो हमने यार, देखो मैंने ना इसका ये पार्ट और ये यानी बड़ा वाला निकाल दिया। अभी ना आप इसको भूल जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कुछ है, पहले पहले आप इसको ध्यान रखो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 40 डिग्री है, ठीक है। ये भी यहाँ पे अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है। अगर मैं कंप्लीट की बात करूँ तो ये 2 अल्फ़ा हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है, यानी इसको इसने 2 बराबर भागों में बांट रखा है। अगर मैं पूरे एंगल की बात करूँ तो ये 2 अल्फ़ा है, और मैं इस एंगल की बात करो तो आप कह दोगे ये 2 बीटा है कि नहीं है। और ये क्या है, ये 110 डिग्री है कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये 110 है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि इस वाले की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का सम। यानी आप कह दोगे कि 40 प्लस में 2 अल्फ़ा प्लस में 2 बीटा किसके बराबर हैं, 110 के, ठीक है। यानी कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई। और 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 70/2 यानी कि 35 है ना। यानी मुझे पता चल गया कि एक अल्फ़ा और एक बीटा 35 बनाते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं वापस अपने सवाल पे आता हूँ। लेकिन मुझसे पूछा क्या, मुझसे ये वाला पूछा। अब यहाँ पे देखो ये भी तो यही जो आकृति बना रहा है ना। और यही वाली वैल्यू पूछी, और ये क्या होती है, यानी कि इन तीनों का सम, यानी कि 40 प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा किसके बराबर है, थीटा के बराबर। भाई यही तो हमसे पूछा है। और ये भी तो ऐसे ही ड्रॉ कर रहा है, ध्यान से देखो, ये भी तो यहाँ पे थीटा ही है, यहाँ पे भी तो ये वाला एंगल है जैसे ये वाला है। तो इसके हमने बनाने पड़ेंगे। देखो ये 40 तो है ही, और अल्फ़ा बीटा हमें पता है 35 के हैं, और किसके बराबर आ जाएंगे, 75 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 75 डिग्री आ गई, ठीक है ना। मुझे पता है कि एक अल्फ़ा एक बीटा थीटा के 35 डिग्री के बराबर है, और इसका सम यहाँ पे कितना है, 40 प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा, यही तो है। और ये किसके बराबर आ गया, 75 डिग्री के, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये सम समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले सम की तरफ, जो है ये। अब देखो इस वाले को करो, है ना, अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या किया गया है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे ई है, ये 130 डिग्री है, और ये यहाँ पे बी है। हमसे पूछा क्या है, ए और बी पूछा है हमसे, यानी ए प्लस बी हमसे पूछा है ना। और ये यहाँ पे क्या दे रखा है, 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, बताओ इसको हम कैसे करेंगे। तो आप कह दोगे कि मैं जो है, अब यहाँ पे आप देखो, हमें ना अपने काम की चीज़ देखनी है, यानी हमारे काम की क्या चीज़ है। भाई मुझे पता है कि अगर ये एंगल 130 का है तो ये भी 130 का होगा। क्यों होगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, है ना। तो ये एंगल 130 का हो गया क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। अब मेरी बात ध्यान से देखो, मैंने क्या काम किया, यहाँ से जो मेरे काम की चीज़ थी मैंने वो मिटा दी, ठीक है ना। मतलब जो मेरे काम की चीज़ नहीं थी मैंने वो मिटा दी, तो मेरे पास खाली क्या बच गया, मेरे पास देखो, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों लाइन्स को दो लाइन्स को निकाल दूँ, एक इस वाली को और एक इस वाली को। ये बात ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं अगर इन 2 लाइन्स को निकाल देता हूँ, कौन सी को, इस वाली को और इस वाली को, तो है ना, तो ये कुछ एंगल ऐसे ही तो बन जाएगा, जिसका ये 130 डिग्री है, ये ए है, ये 50 है,
और ये बी है ना। ये क्या बन गया, हमारा चतुर्भुज बन गया पहले वाला हमारा, है ना, क्वाड्रिलेटर बन गया हमारा पहले वाला। और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होगी, 50 प्लस ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 130 के बराबर। और ए प्लस बी अब किसके बराबर आ जाएगा, 130 माइनस 50, यानी ए बी किसके इक्वल आ गया, 80 के बराबर आ गया, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर हमसे अलग अलग पूछता तो हम इसमें हमें कुछ और भी दे के रखता। भाई हमें ये तो पता है कि ए बी 80 है, लेकिन हमें क्या पता ये दोनों 30-50 भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो कोई पंगा है नहीं, खाली हम दोनों का योग पूछा, हमने योग बता दिया 30 का। कैसे बताया कि मैंने इस वाले फिगर में से अपने काम की चीज़ निकाल दी, मतलब जो मेरे काम की नहीं थी वो चीज़ें मैंने निकाल दी, और जो मेरे पास काम की थी वो मैंने रख ली। अब मुझे पता चल गया कि ये भी है क्वाड्रिलेटर बन गया, जिसका अगर ये एंगल 130 है तो ये भी 130 होगा, दोनों वर्टिकल अपोजिट है ना। और बस मुझे पता है कि ये एंगल और ये एंगल मिलके कितने का ये दोनों मिलके कितने का बनाती हैं, जो हमारा भार है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। तो बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ, जो है ये। अब इस वाले सम को देखिए, इस सम में क्या कह रहा है, देखो। इसमें कह रहा है कि ये कह रहा है कि बी डी में एंगल बी एक आंतरिक कोण, ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी डी एंगल बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, जबकि सी डी में एंगल सी का बाह्य कोण समद्विभाजक है। ठीक है ना। अब ठीक है, देखो त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ए बी सी में एंगल बी डी, यानी कि बी और डी कौन, देखो ये अंदर समद्विभाजक है, और जो सी डी है वो इसका एक्सटीरियर समद्विभाजक है। ठीक है ना। बी सी एक समांतर रेखा खींची गई है, बी सी एक समांतर रेखा खींची गई है जो ए सी और ए सी और भुजा ए बी के बिंदु पी और क्यू पर काटती है। ठीक है भैया, देखो ये यहाँ पर काट रही है। ठीक है, यदि भुजा पी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो हमें बी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखो। अब इसने कह रखा है कि देखो यहाँ पे दो ये कौन समद्विभाजक है, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, क्यू डी और बी सी। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, क्यों होगा, दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, है ना। अगर देखो अब ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, यानी कि अब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो ये एक त्रिभुज बन गया क्यू बी डी, क्या बन गया, त्रिभुज क्यू बी डी, जिसमें ये एंगल बीटा है और ये एंगल भी बीटा है। यानी ये दोनों क्या हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए कि नहीं हो गए। यानी कि बी क्यू किसके बराबर होगा, बी क्यू बराबर होगा क्यू डी के, होगा कि नहीं होगा। फिर देखो मैंने क्या काम किया कि मुझे पता है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा होगा, क्यों, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब देखो ये तो बीटा था ही, ये भी बीटा हो गया, यानी कि क्यू बी डी एक समद्विभाजक त्रिभुज बन गया जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, यानी दो एंगल्स ये क्या है, दोनों इक्वल होंगे। अब यानी कि बी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू डी के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्यू डी किस किस से मिलके बना है, क्यू डी बना है पी क्यू प्लस में पी डी से मिलकर, यानी पी क्यू क्या है, 2 है। अगर मैं पी डी की वैल्यू और निकाल लूँ, अगर मैं पी डी की वैल्यू निकालूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे बी क्यू कंप्लीट पता चल जाएगा, है ना। अब मेरी बात ध्यान से देखो, इसने क्या कहा है कि देखो ये भी क्या है, एक एक्सटीरियर बाई एंगल बाइसेक्टर है, यानी बाहरी कोण समद्विभाजक। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अगर ये अल्फ़ा है
अगर इसका ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, है ना, क्योंकि दो इंटीरियर हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, और ये दोनों अल्फ़ा थे ही, ये जो दोनों हैं ये दोनों अल्फ़ा हैं, यानी कि अमित बात को समझिएगा। देखो ये एंगल अल्फ़ा है ही, ये भी अल्फ़ा हो गया, यानी त्रिभुज पी सी डी। देखो यहाँ पे ये अलग ट्रायंगल बन गया पी सी डी, जिसमें दो एंगल्स इक्वल हैं, सी और डी इक्वल है, यानी कि पी सी और पी डी दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। यानी पी सी किसके बराबर हो गया, पी डी के। यानी पी सी 8 है तो पी डी कितना होगा, 8 होगा। तो पी डी की वैल्यू क्या आ गई, 8। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बी क्यू बना रहे हैं। तो बी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। यानी बी क्यू किसके बराबर हो गया, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। देखो इस सम को मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये हमने फिगर बना रखा था, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये हमें दे रखी थी पी सी, हमें दे रखा है ये कंप्लीट 8 है, ये कंप्लीट 2 है, ठीक है। मैंने क्या काम किया कि देखो ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ये इंटीरियर बाइसेक्टर है, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा है तो ये दोनों एक वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, समांतर रेखाओं के बीच में बने अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज बन गया क्यू बी डी, जिसमें दो जो हैं एंगल्स इक्वल है, यानी कि ये दोनों भुजाएं भी इक्वल होंगी, है ना। यानी बी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू डी के बराबर होगा। अब जो ये क्यू डी है ये किस किस से मिलकर बना है, क्यू पी से और पी डी से, ये इन दोनों से मिलकर बना है। क्यू पी की हमें पता है 2 सेंटीमीटर है, और पी डी की अगर वैल्यू निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो अगर ये एंगल में थीटा मान लो तो ये एंगल भी थीटा है ना। अब देखो ये दोनों भी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर एंगल बन गया पी सी डी, ये सॉरी ट्राइंगल बन गया पी सी डी, जिसमें दो एंगल्स क्या है, इक्वल है ना। दो एंगल्स क्या हैं जिसमें इक्वल हैं। अगर ये जो अगर पी सी 8 सेंटीमीटर है तो सी डी भी क्या, अगर पी सी अगर 8 सेंटीमीटर है तो पी डी भी क्या होगा, पी डी भी 8 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। पी डी भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो पी डी की वैल्यू क्या गई, 8, और दोनों में से कितने बना रहे हैं, बी क्यू, यानी कितना बना रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो और यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि ये एंगल अल्फा है। देखो ये जो है ये कंप्लीट एंगल है, और यहाँ पे भी जो है ये पूरा कंप्लीट एंगल लेंगे। जब हम थीटा करेंगे ना तो ये यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट एंगल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एंगल है ये इसका अल्टरनेट एंगल है, इसका बाइसेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये पूरा है, ये पूरा अल्फा है, ठीक है ना। तब ये दोनों भुजाएं इक्वल होंगी, तो बी क्यू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सम भी समझ में आया होगा। ये हमारी इस वीडियो का लास्ट सम था, और इससे भी अच्छे सम हम अगली वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।